हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग लेके आए ये रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। इस क्लास में मैं जो नोट्स यूज करूंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। चैप्टर का नाम प्लेस ऑफ सप्लाई है। ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है? देखो, इस चैप्टर से ना हमें पता लगता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। इस चैप्टर से हमें पता लगता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, या आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, या यूटीजीएसटी या सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होगा ये हमें पता लगता है इस चैप्टर से। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए यही लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हमारा जीएसटी है ना, वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कौन सा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा एक सप्लायर है जो है हरियाणा में, उसने गुड सप्लाई किए एक पर्सन को जो रिसिपिएंट है जो है महाराष्ट्र में। तो इस ट्रांजेक्शन में जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो ट्राई करेगी कि हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई आए वो महाराष्ट्र आए। जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई आए वो महाराष्ट्र आए, और जो जीएसटी का रेवेन्यू है वो हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को दे दिया जाए। तो जो जीएसटी है वो हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब जो हमारी रिसिपिएंट की लोकेशन होती है, जो हमारी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होती है, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि उसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाए। ठीक है जी। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ानी है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ लोकेशन ऑफ सप्लायर की डेफिनेशन। सब लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो यहाँ लिखा है लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है? अगर आपके पास सप्लायर का रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस है तो उसे लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाता है। अदरवाइज उसका जो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट की लोकेशन है उसे आपके लोकेशन मान लिया जाता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लिया जाता है। अगर ये एक और भी सिचुएशन हो सकती है, सपोज करो हमारा एक सप्लायर है, उसकी दो ब्रांचेस है, एक है दिल्ली में एक है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ब्रांच ने कुछ चीज सप्लाई करी, तो इस केस में जो उसकी लोकेशन मानी जाएगी वो महाराष्ट्र मानी जाएगी। सप्लायर की लोकेशन क्या मानी जाएगी? महाराष्ट्र मानी जाएगी, क्योंकि जो महाराष्ट्र ब्रांच है वो डायरेक्टली लिंक है उस सप्लाई से। तो जो भी ब्रांच, अगर मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं तो जो ब्रांच डायरेक्टली कनेक्टेड होती है उसे आपके लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है, अगर ये तीनों चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो रेसिडेंशियल एड्रेस होगा सप्लायर का उसे ही लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लिया जाएगा। सिमिलर केस एप्लीकेबल होता है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट में। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट में भी सबसे पहले आप देखोगे उसका बिजनेस का एड्रेस, उसके बाद आप देख सकते हो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट। मल्टीपल ब्रांचेस इन्वॉल्व, मतलब मल्टीपल ब्रांचेस अगर उसकी हैं तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगी उसे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा। अदरवाइज जो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा उसे रिसिपिएंट की लोकेशन मान लिया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास आती है वो आती है रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के रिसिपिएंट किसको माना जाएगा? एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लो। हमारा यहाँ पे है मिस्टर ए, यहाँ पे हमारे बी और यहाँ पे है सी। मिस्टर बी ने कुछ सर्विसेज सप्लाई करी, सर्विस प्रोवाइड करी, या फिर कुछ भी गुड सप्लाई करे, मान लो गुड्स या सर्विस कुछ भी सप्लाई करी किसको? मिस्टर सी को। लेकिन मिस्टर बी को जो पेमेंट करनी थी वो मिस्टर ए ने करी है। जो पेमेंट करनी थी वो मिस्टर ए ने करी है। तो इस केस में हम रिसिपेंट किसको मानेंगे? सी को मानेंगे या ए को मानेंगे? तो याद रखना, जब भी किसी ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है तो उसमें जो भी पर्सन पेमेंट कर रहा होता है, जो भी कंसिडरेशन पे कर रहा होता है, उसे रिसिपेंट माना जाता है। मतलब इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जो हमारे ए है उन्हें हमारा रिसिपेंट माना जाएगा। अगर हमारी कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो आपको देखना है कि आपने गुड सप्लाई करे या सर्विस सप्लाई करी है। गुड्स के केस में गुड्स जिसे डिलीवर करे जाते हैं उसे रिसिपेंट माना जाता है, और सर्विसेज के केस में सर्विस जिसे रेंडर की जाती है उसे रिसिपेंट माना जाता है। लास्ट यहाँ पे डेफिनेशन है सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लायर किसे माना जाएगा? जो भी पर्सन सर्विस सप्लाई करेगा उसे सप्लायर मानेंगे। एजेंट को भी इंक्लूड किया जाता है इस चीज में। अगर कोई एजेंट है वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो उसे सप्लायर ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे मुझे आपको बताना है इस पॉइंट में कि कब कब किस ट्रांजेक्शन में आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, कब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एप्लीकेबल होते हैं, कब हमारे सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। अगर आपकी ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट सप्लाई है तो उस केस, पहले ये देखो इंटर स्टेट सप्लाई होती क्या है। इंटर स्टेट सप्लाई होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करना, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करना, या किसी एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करना, उसे कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई।
इंडिया से कोई भी सामान आउटसाइड इंडिया भेजना, कोई भी सामान इंडिया से आउटसाइड इंडिया भेजना, उसे भी इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। कोई भी सप्लाई किसी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को करना, उसे भी इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई में एक चीज याद रखना, इंटर स्टेट सप्लाई में हमेशा कोई बॉर्डर क्रॉस होता है, या तो किसी स्टेट का बॉर्डर क्रॉस हुआ, या इंडिया का बॉर्डर क्रॉस हो गया, या किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बॉर्डर क्रॉस हुआ है। इन तीनों का अगर कोई भी बॉर्डर क्रॉस हुआ है तो वो से कहते हैं हम इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में हमेशा आंखें बंद करके आईजीएसटी लगा देना। जहां भी आपको कोई इंटर स्टेट सप्लाई दिखे, आंखें बंद करके आईजीएसटी एप्लीकेबल कर देना। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला पॉइंट मैं आपको दोबारा बताती हूँ। सपोज करो हम रहते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में ही कोई एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। दिल्ली में ही अब मैंने दिल्ली की किसी जगह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई चीज सप्लाई करी तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। इवन दो दोनों चीजें जो है वो दिल्ली के अंदर ही है, स्टिल उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो हमारा सीज है उसका बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, उसे भी इंटर स्टेट सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे सीज होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, उन्हें सेपरेट स्टेट ट्रीट किया जाता है जीएसटी की लैंग्वेज में। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई में हमेशा कोई ना कोई बॉर्डर क्रॉस होता है, या तो किसी स्टेट का बॉर्डर क्रॉस हुआ, या पूरे इंडिया में इंडिया का बॉर्डर क्रॉस हो गया, या हमारे किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बॉर्डर क्रॉस हो गया। उसके बाद चलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई हमारी कौन सी होती है? इंट्रा स्टेट सप्लाई हमारी वो सप्लाई होती है जो विद इन स्टेट होती है या विद इन यूनियन टेरिटरी होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम रहते हैं हरियाणा में। हरियाणा में एक स्टेट सिटी है हमारी गुड़गांव, और एक है हमारी फरीदाबाद। गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसे इंट्रा स्टेट कहेंगे, क्योंकि विद इन अ स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है। जो भी ट्रांजेक्शन विद इन अ स्टेट के होती हैं या विद इन अ यूनियन टेरिटरी होती हैं, उन्हें इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। जब भी आपकी कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है और विद इन स्टेट होती है तो आपका CGST प्लस SGST एप्लीकेबल होता है। सपोज करो GST का रेट 18% है तो 9% CGST, 9% आपका SGST एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सिचुएशन आती है कि आपकी जो सप्लाई हो रही है वो विद इन यूनियन टेरिटरी हो रही है। किसके अंदर हो रही है? विद इन यूनियन टेरिटरी हो रही है। अब वहां पे दो सिचुएशन हो सकती है कि जो यूनियन टेरिटरी है उसके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर है या अपना लेजिस्लेचर नहीं है। यूटी हैविंग देयर ओन लेजिस्लेचर या यूटी नॉट हैविंग देयर ओन लेजिस्लेचर। कौन कौन सी यूटी ऐसी हैं जिनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर है? वो है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। अगर ये तीन आपके यूटी आती हैं तो उसमें याद रखना CGST एंड SGST एप्लीकेबल होता है। मतलब ये जो नॉर्मल स्टेट वाला होता है ना, ये वाला रूल एप्लीकेबल होता है। इनके अलावा जितनी और यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन कौन सी? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके केस में CGST एंड UTGST एप्लीकेबल होता है अगर इनमें इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है भाई? ऐसे याद रखना, ये 6 नाम याद कर लो, ये 6 नेम याद कर लो। इन 6 सिचुएशंस में ही आपका CGST एंड UTGST लगेगा। बाकी सब केसेस में इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो CGST SGST ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं आप हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ना है अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते हैं उन्हें छोड़ के बाकी हर जगह प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या आता है वो हमें पढ़ना है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो है हम CA फाइनल में जाके पढ़ेंगे, हमें CA इंटर पे नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है वो वाले गुड्स जिनमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। जब भी किसी गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई उस जगह को माना जाता है जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट होती है, उस लोकेशन को माना जाता है जहां पे मूवमेंट आपकी टर्मिनेट होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने दिल्ली से कुछ सामान भेजा महाराष्ट्र में, तो इस केस में आपकी जो मूवमेंट है वो एंड हो रही है, टर्मिनेट हो रही है महाराष्ट्र में, तो जो महाराष्ट्र है उसे आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जहां पे भी आपकी मूवमेंट टर्मिनेट होगी वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट कि अगर हमारे में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो उस केस में जो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है वो लोकेशन ऑफ गुड्स होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब भी लोकेशन जो गुड्स की है, जब आपने डिलीवरी दे दी है, उस टाइम भी जो भी लोकेशन है गुड्स की, उसे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिल टू शिप टू मॉडल। ये मुझे आपको एग्जाम्पल से समझाना है, बहुत ध्यान से मेरे साथ सुनना। यहाँ पे है मिस्टर ए, यहाँ पे है मिस्टर बी और यहाँ पे है मिस्टर सी। मिस्टर सी ने सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किया ए के पास, और मिस्टर ए ने वो ऑर्डर ट्रांसफर कर दिया बी के पास। और मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि भैया एक काम करना, जो डिलीवरी करना ना वो डायरेक्टली मिस्टर सी को कर देना, डिलीवरी यहाँ पे कर देना, डिलीवरी यहाँ पे हो जाएगी। ऑर्डर 1 था यहाँ पे, ऑर्डर 2 था यहाँ पे। मिस्टर सी ने मिस्टर ए के पास एक ऑर्डर प्लेस किया, मिस्टर ए ने वो ऑर्डर ट्रांसफर कर दिया मिस्टर बी के पास,
और मिस्टर बी से कहा कि भैया जो डिलीवरी है ना वो डायरेक्टली सी के पास कर देना, जो सी की लोकेशन है वहां पे कर देना। अब इस केस में दो इनवॉइस इशू होते हैं। सबसे पहले एक इनवॉइस इशू होगा जो मिस्टर बी इशू करेंगे, इनवॉइस 1, जो मिस्टर बी जो है इशू करेंगे मिस्टर ए को, और ये दूसरा इनवॉइस इशू होगा यहाँ पे I2, जो मिस्टर ए इशू करेंगे मिस्टर सी को। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आपका कि टॉपिक क्या हुआ यहाँ पे। अब देखो जो मिस्टर बी है, मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, मिस्टर बी डिलीवरी कर रहे हैं सी को, लेकिन जो अपना बिल इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं ए के पास। मतलब बिल यहाँ पे जा रहा है और डिलीवरी यहाँ पे हो रही है, मतलब बिल टू शिप टू, बिल यहाँ पे हो गया, बिल यहाँ पे है और शिप यहाँ पे, डिलीवरी कहीं और पे हो रही है और बिल किसी और के पास इशू हो रहा है। तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन होती है, जो मिस्टर बी है ये जो ट्रांजेक्शन करेंगे, इस केस में जो ये इशू करेंगे इनवॉइस, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा फर्स्ट इनवॉइस में हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो होगी मिस्टर ए की लोकेशन। इवन दो जो डिलीवरी हुई है वो सी के पास हुई है, डजेंट मैटर, जो हमारे मिस्टर ए की लोकेशन है ना, जो मिस्टर ए की लोकेशन है उसे आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा फॉर इनवॉइस 1। इनवॉइस 1 के लिए आपकी जिसने ऑर्डर प्लेस किया है, जिसको आप बिल दे रहे हो, जिसे आप बिल दे रहे हो, उसकी लोकेशन को आपके प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, मतलब मिस्टर ए की लोकेशन को बिल ऑफ सप्लाई, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब सेकेंड बिल इशू होगा जो मिस्टर ए इशू करेंगे मिस्टर सी को, जो मिस्टर ए जो इनवॉइस इशू करेंगे मिस्टर सी को, उस केस में आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, उसके लिए आपको जो हमारा रूल 1 था ना, ये वाला रूल 1, ये रूल 1 रेफर करना पड़ेगा कि जहां पे भी गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी उसे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जहां पे भी आपकी गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हो जाएगी उस केस में वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मतलब जो ये दूसरा बिल होगा जो मिस्टर ए इशू करेंगे मिस्टर सी के पास, उसमें जहां पे भी गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी उस टर्मिनेशन पॉइंट को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आई होप आपको बिल ऑफ ये बिल टू शिप टू मॉडल समझ आ गया होगा कि बिल टू शिप टू में दो इनवॉइस इशू होते हैं, इनवॉइस 1, इनवॉइस 2। इनवॉइस 1 में जिसको बिल किया जा रहा है, जिसका नाम पे बिल इशू किया जा रहा है, उसकी लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं, और जो हमारा इनवॉइस 2 होता है उसमें जहां पे हमारी मूवमेंट टर्मिनेट होती है उसे हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जब भी आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं तो आपको देखना है कि उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो एड्रेस है, क्या आपके रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एड्रेस एग्जिस्ट इन द बुक्स एंड एड्रेस डजंट एग्जिस्ट इन द रिकॉर्ड्स। अगर एड्रेस आपके पास है तो उसी एड्रेस को, जो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट है, उसी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एड्रेस है ही नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, तो जो आपकी लोकेशन है, जो सप्लायर की लोकेशन है, उसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स असेंबल्ड एंड इंस्टॉल्ड एट साइट। इसमें एग्जांपल लो, एक बहुत बड़ी मशीन है, मैंने एक जगह इंस्टॉल करा के दे दी, तो उस केस में जहां पे भी हम उसे इंस्टॉल करा के देते हैं उसे हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो लिफ्ट का। मैंने किसी बिल्डिंग में लिफ्ट लगा के दी है, तो जिस बिल्डिंग में उसे लगा के दिए, जहां पे लगा के दिए उसे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, जहां पे इंस्टॉल करके दिए उसे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लास्ट पॉइंट आया है कि कई बार आपने देखा होगा जैसे ट्रेन्स में, वेसल में या फिर एयरक्राफ्ट में कुछ गुड्स सेल किए जाते हैं ड्यूरिंग द जर्नी। ट्रेन में कई बार लोग आते हैं कि ये सामान खरीद लीजिए, तो उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है वो लोकेशन जहां पे वो सामान जो है, जो वो गुड्स जो है वो ट्रेन के अंदर ऑनबोर्ड किए गए थे, वेसल या एयरक्राफ्ट के अंदर ऑनबोर्ड किए गए थे, जब चढ़ाए गए थे उन्हें ट्रेन के अंदर रखा गया था फर्स्ट टाइम, उस जगह को कहते हैं प्लेस ऑफ, उसे माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब जब भी आपके कोई गुड्स हैं जो वेसल, एयरक्राफ्ट या ट्रेन में आपको सेल किए जा रहे हैं, तो जहां पे भी वो ऑन बोर्ड किए गए थे, मतलब जब भी गुड्स चढ़ाए गए थे, उस गुड्स को उसे माना जाता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, यहाँ तक सिंपल पॉइंट था हमारा। इसके साथ हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हम पढ़ेंगे सीए फाइनल में। तो ये देखो 6 पॉइंट थे, बहुत सिंप्लीफाई पॉइंट्स थे। ये 6 पॉइंट याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो है वो है बिल टू शिप टू मॉडल। अब चलते हैं आगे। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, इसमें यहाँ पे एक कैच है, ये वाले जो रूल्स हम पढ़ेंगे, ये रूल्स तभी एप्लीकेबल होते हैं जब हमारी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में होती है। जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में होते हैं तभी ये वाला रूल एप्लीकेबल होते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये वाले रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। अब आप पूछोगे मैम व्हाट इफ अगर इनकी लोकेशन इंडिया में नहीं हुई, कोई भी एक पार्टी या तो सप्लायर या रिसिपिएंट कोई भी एक पार्टी आउटसाइड इंडिया हुई, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारे रूल्स अलग होते हैं। वो वाले रूल्स हमें सीए इंटर लेवल पे नहीं पढ़ने, हम सीए फाइनल में जाके पढ़ेंगे। तो एज ऑफ नाउ आप टेंशन फ्री होकर रह सकते हैं।
ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, पढ़ने वाले हैं हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसीवेंट दोनों इंडिया में है। एक एक करके सारे पॉइंट्स देखते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हमें देखना है जनरल रूल। देखो जनरल रूल ये कहता है कि जब भी आप कोई सर्विसेज सप्लाई करते हो, जब भी आप कोई सर्विसेज सप्लाई करते हो और जो आपका रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है, तो जो रिसिपिएंट की लोकेशन है उसे ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो आपको चेक कर रहे हैं क्या उसका एड्रेस आपकी बुक रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये हमने गुड्स के केस में भी देखा था, सर्विसेज में हम दोबारा देख रहे हैं। अगर आपका रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो आपको चेक करना है क्या उसका एड्रेस जो है वो आपके रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही हो जाएगा, मतलब ये जो एड्रेस है उसे ही लोकेशन उसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अदरवाइज हमारे पास जब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा तो हमें प्लेस ऑफ सप्लायर जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही मानना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या हुआ यहाँ पे, अगर हमारे पास रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट की लोकेशन को हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और उसका एड्रेस हमारे पास है, तो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही मानी जाएगी। अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर ही हमें प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज का। रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज, ये सारी जो सर्विसेज है इनमें प्लेस ऑफ सप्लाई जो आता है लोकेशन ऑफ सप्लायर आता है। याद रखना लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर की लोकेशन है उसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर आप कोई ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो, कोई ट्रेनिंग सेशंस वगैरह दे रहे हो, तो उसमें आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है कि अगर आपका रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो सप्लायर की लोकेशन। एडमिशन टू एन इवेंट और एम्यूजमेंट पार्क, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है एडमिशन टू एन इवेंट और एम्यूजमेंट पार्क। अगर किसी पार्क वगैरह में कोई एंट्री है, उसके आपके कोई टिकट वगैरह चार्ज किए गए हैं, तो उसमें आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, वो इवेंट या जो पार्क है उसकी जो लोकेशन है उसे ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। अगर आप मेल और कुरियर की कोई सर्विसेज दे रहे हो तो उसमें आपको देखना है कि आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। रिसिपिएंट अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आपका जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है उसे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर आपका रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे भी आपने वो गुड्स डिलीवर करे हैं, जहां पे भी वो गुड्स आपने हैंड ओवर करे हैं, उसे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में आपको अगेन वही देखना है, देखो सब में हम यही देख रहे हैं, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, सेम ही लॉ चल रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। एक बार 2 बार आप रीड करोगे आपको सारे याद हो जाएंगे। चलो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं। रिसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। रिसिपिएंट आपका अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को ही आपके प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। अगर आपका रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे भी उसने अपने जो कन्वेंस में एम्बार्क किया था, जहां पे भी वो कन्वेंस में बैठा था, उस लोकेशन को आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले एक पॉइंट मुझे आपको बताना है कि जो रिटर्न जर्नी है उसे सेपरेट जर्नी ट्रीट किया जाएगा। सपोज करो मैं गई दिल्ली से मुंबई, 2 दिन बाद मैं मुंबई से आई दिल्ली वापस, तो ये दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। पहले वाले केस में मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी दिल्ली और दूसरे वाले में मुंबई, इन दोनों को सेपरेट ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है रिटर्न जर्नी को सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सर्विसेज ऑन बोर्ड एंड कन्वेंसेज। अगर आपको किसी कन्वेंस पे कोई सर्विस दी जाती है ड्यूरिंग द जर्नी, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई होती है कि जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर होता है, उसे आपके प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकरेज, अगर आपको कोई सर्विसेज देते हैं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है, अगर रिसिपिएंट का जो एड्रेस है वो रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है तो रिसिपिएंट की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनी कोई भी अगर सर्विस देती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास हमेशा एड्रेस होता है। इनके पास हो सकता है एड्रेस वगैरह ना हो, कोई छोटी मोटी सर्विस ही ली हो, लेकिन इनके पास इंश्योरेंस कंपनी के पास जो रिसिपिएंट है उसका एड्रेस हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई जो है हमेशा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जिस में सपोज करो एक बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा, जो बोर्ड्स लगते हैं ना, उनकी एडवर्टीजमेंट सर्विस दी गई है, तो आपको देखना है जो आपकी जिस स्टेट में और यूटी में आपका एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट किया गया है, डिस्प्ले किया गया है, रन किया गया है, वो जगह जो है आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। सपोज करो हरियाणा,
और दिल्ली, इन दोनों जगह पब्लिश किया गया, 50% हरियाणा में, 50% दिल्ली में। तो इन दोनों को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, 50% हरियाणा के लिए, 50% दिल्ली के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको पॉइंट देखना है कि जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो इंडिया में एग्जिस्ट करती है या आउटसाइड इंडिया एग्जिस्ट करती है। अगर हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन है उसे ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो जो आपकी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट है उसे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मिस्टर ए है, यहाँ पे मिस्टर बी है, ये है दिल्ली से और ये है आपके महाराष्ट्र से। ठीक है, ये दिल्ली से है, ये महाराष्ट्र से है, इनके पास एक प्रॉपर्टी है दुबई में। ठीक है, वहां से उससे रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है। ये फॉरेन में है तो जो रिसिपेंट ऑफ सर्विस है, रिसिपेंट हमारे मान लो बी है, तो जो बी की लोकेशन है उसे ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टीज की जो लोकेशन है वो इंडिया में है लेकिन प्रॉपर्टी बाहर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर है। तो इस केस में जो हमारा रिसिपेंट होता है उसकी लोकेशन को आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। यहाँ पे एक रूल आता है, रूल 4, जो आपको बताता है कि भैया अगर मान लो कोई कंफ्यूजन है तो उससे मतलब देखो कंफ्यूजन कैसी है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी है और बीच में एक बॉर्डर आ रहा है, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ में दिल्ली। एक प्रॉपर्टी है जो बॉर्डर में बनी हुई है हरियाणा और दिल्ली के, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर में एक प्रॉपर्टी बनी हुई है, अब बीच में बॉर्डर आ रहा है। अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, हरियाणा माना जाएगा, दिल्ली माना जाएगा। तो इस केस में आपको देखना है कि वो प्रॉपर्टी, कितना पोर्शन प्रॉपर्टी का हरियाणा में है, कितना पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी दिल्ली में है। सपोज करो हरियाणा में 40% है और यहाँ पे 60% है, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, अब सपोज करो मिस्टर ए है, इन्हें बिल इशू करना है, ये भी हरियाणा से ही है, ये हरियाणा से है। अब ये क्या करेंगे, 40% के अलग बिल इशू करेंगे, 60% के अलग इशू करेंगे, यहाँ पे CGST SGST लगाएंगे, यहाँ पे IGST लगा देंगे। तो ये पॉइंट याद रखना, आपको ये देखना है कितना पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी किस स्टेट में एप्लीकेबल लाई कर रही है, उस हिसाब से आपको डिवीजन करनी है। अब सपोज अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक वेसल है, एक हाउस बोट है हमारी, एक हाउस बोट है जो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में घूमेगी, इंडिया के अंदर ही घूमेगी, मतलब इंडिया के अंदर जो वाटर है उसी में घूमेगी और अलग अलग स्टेट्स में जाके कुछ दिन रुकेगी। 2 दिन एक स्टेट में रुकेगी, 2 दिन एक स्टेट में रुकेगी, 3 दिन एक स्टेट में रुकेगी। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वो माना जाएगा जितना टाइम उसने एक स्टेट में स्पेंड किया, उस हिसाब से आपको उस रेशियो में आपको अमाउंट डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जैसे जितना भी टाइम स्पेंड किया है बोट में, जिस स्टेट में या यूटी में जितना बोट ने टाइम स्पेंड किया है उतना टाइम जो है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है अमाउंट को डिवाइड किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी जाती हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आता है। सबसे पहले आपको देखना है रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है। रिसिपेंट अगर आपका रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट को आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर आपका रिसिपेंट जो है अनरजिस्टर्ड है, उसमें आपको चेक करना है कि आपका जो इवेंट है वो इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया में। इवेंट इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया में है, तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर इंडिया में इवेंट है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, मतलब जहां पे इवेंट कराया गया उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर इवेंट आपका मतलब आउटसाइड इंडिया है तो जो रिसिपेंट की लोकेशन है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्या हुआ यहाँ पे, आपको देखना है कि जो इवेंट है उसमें सबसे पहले जो रिसिपेंट है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपेंट की लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। रिसिपेंट आपका अनरजिस्टर्ड है तो आपको देखना है इवेंट इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है। इवेंट इंडिया में है तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, जो लोकेशन ऑफ इवेंट है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन इवेंट आउटसाइड इंडिया आ गया तो भैया जो रिसिपेंट की लोकेशन है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। देखो यहाँ पे भी यही था, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया थी तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते, और यहाँ पे भी सेम यही कर रहे हैं कि अगर आपका लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तो जो हमारे रिसिपेंट की लोकेशन है उसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और है, यहाँ पे आपका आता है रूल नंबर 5, जो कहता है कि अगर आपका इवेंट मोर देन 1 स्टेट में होगा तो कैसे आपको रेवेन्यू डिवाइड करना है, कैसे आपको जो अमाउंट है वो डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कोई आपके पास एग्रीमेंट है क्या। अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग करो, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं ना, जो गैप जो होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ इस चैप्टर के, जो है हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में 3 सिचुएशंस आ सकती हैं। फर्स्ट सिचुएशन है कि फिक्स लाइन या डिश एंटीना है,
तो अगर ये लोग हैं, ये दो चीज सर्विसेज हैं, तो उस केस में जहां पे भी इक्विपमेंट आपने फिक्स करके दिया है, जहां पे भी इक्विपमेंट आपने लगा के दिया, डिश एंटीना लगा के दिया है, उसे ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। सेकेंड आपके पास आता है पोस्ट पेड। पोस्ट पेड के केस में क्या होता है, जो भी हमारे लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस होता है, जो बिलिंग एड्रेस पे जो भी लोकेशन मेंशन होती है, उसे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। बहुत सिंपल। लास्ट हमारे पास आता है प्रीपेड। प्रीपेड में आपको देखना है कि जो आपने रिचार्ज कराया है, जो मतलब कस्टमर है उसने जो रिचार्ज कराया है, क्या वो सेलिंग एजेंट के थ्रू कराया है। अगर सेलिंग एजेंट के थ्रू कराया है तो जो सेलिंग एजेंट का एड्रेस है उसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन अदरवाइज उसने सेलिंग एजेंट के थ्रू नहीं कराया, तो उसके बाद आपको चेक करना है कि जो पेमेंट हुई है क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुई है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट हुई है तो जहां से भी लोकेशन से, जिस लोकेशन से पेमेंट हुई है, उसे ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अदरवाइज अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट नहीं हुई है, तो उस केस में क्या है, उसमें आपको देखना है कि जो रिसिपिएंट है क्या उसका एड्रेस आपकी बुक्स में है। अगर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर एड्रेस नहीं है तो भैया टेंशन मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो, खत्म बात। क्या हुआ यहाँ पे देखो, डिश एंटीना और हमारा पोस्टपेड में तो सिंपल है। एंटीना के केस में जहां पे भी आपने इक्विपमेंट लगा के दिया उसे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। पोस्टपेड के केस में क्या है, जो भी हमारा बिलिंग एड्रेस होगा उसे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। प्रीपेड के केस में सबसे पहले आपको चेक करना है क्या एजेंट के थ्रू रिचार्ज कराया गया है। अगर एजेंट के सेलिंग एजेंट इन्वॉल्व है तो सेलिंग एजेंट के ही लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अदरवाइज हमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट की गई है क्या। इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट की गई है तो जो भी जिस लोकेशन से पेमेंट की गई है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अदरवाइज हमें देखना पड़ेगा कि भैया रिसिपिएंट हमारा की जो एड्रेस है हमारे बुक्स में एग्जिस्ट करता है या हमारे बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो रिसिपिएंट की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अदरवाइज भैया सप्लायर की लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव बचा नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट और है यहाँ पे कि यहाँ पे एक एज्यूम करो कि जो आपका जो सर्किट है वो मोर देन, जो आपका जो सर्किट है वो मोर देन वन स्टेट में इंस्टॉल है, तो आपको कैसे आप अपना डिवाइड करोगे, तो आपको प्रोपोर्शनेट करना है कि जितने भी पॉइंट्स एक स्टेट या यूटी में एग्जिस्ट करते हैं उतनी वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई आएगी। आपको प्रोपोर्शनेट कर देना है कि जितने भी पॉइंट्स एक स्टेट या यूटी में स्टैब्लिश है उस हिसाब से आपको डिवाइड करना है। एज्यूम करो मेरी बहुत बड़ी कंपनी है और मैंने एयरटेल से नेटवर्क लिया है, मैंने एयरटेल से वाईफाई कनेक्शन लिया है। मेरी एक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में मेरी 2 ब्रांचेज हैं, 1 और 2, ठीक है। एक दिल्ली है, दिल्ली में मेरी 3 ब्रांचेज हैं, 1 2 3। फिर हरियाणा में मेरी 5 ब्रांचेज हैं। तो इन्हें डिवाइड कैसे करेंगे, इन्हें इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे कि किस स्टेट में कितनी ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 3 और 5 ये वाली रेशियो में अमाउंट डिवाइड किया जाएगा। जितने मतलब लोकेशन एक जगह, मतलब जितने स्टेट, एक स्टेट में जितनी लोकेशन है उस हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये बहुत सिंपल पॉइंट था, कोई कॉम्प्लिकेशन वाली पॉइंट नहीं है। अगर ये आएगा तो एकदम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करनी है। नाउ विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इसी तरह हमने सारे चैप्टर्स की रिवीजन अपलोड की है, जिसमें हमने इन चार्ट फॉर्मेट में सारे चैप्टर क्विकली रिवाइज किए हैं। ये वाला जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आई नो आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये जो चार्ट्स हैं इन्हें आपको 2 मिनट लगेंगे सारे पॉइंट रिवाइज करने में। तो इसी तरह आप सारे चैप्टर की रिविजन्स देखिए, आपको सारे टॉपिक्स याद हो जाएंगे और ये जो चार्ट्स हैं इनका पूरा बेनिफिट लीजिए। इसके साथ मैं ये क्लास एंड करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।